नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एस ऑफ हॉरर में, जहां से मैं आपको सुनाता हूं भूत प्रेत जिन जिन्नात की भूतियों डरावनी कहानियां, जो कि मैं लेके आता हूं इंटरनेट के कुछ आर्टिकल्स और सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी हुई कहानियों से। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी अपनी आवाज़ में सुनाऊँ तो आप लोग अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं abhasin102@gmail.com पे। मैं ज़रूर आपकी कहानी सुनाना पसंद करूँगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लग रही हैं और आप अगली कहानी किन टॉपिक्स के ऊपर चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। यह बात साल 2017 की है। धुले शहर के बाहर एक बड़ा सा चौराहा था, जहां से एक रास्ता शहर के अंदर और दूसरा रास्ता 40 गांव की ओर जाता था। इसलिए उसे 40 गांव चौराहा भी कहते थे। वह काफी व्यस्त चौराहा था। वह एक ऐसा पॉइंट था जहां से शहर और बाकी गांव नजदीक पड़ते थे। इसलिए अक्सर कई सारी बसेस और गाड़ियां शहर के अंदर जाने के बजाय वहीं पर रोका करती थी। उस चौराहे पर कई सारे रिक्शा वाले रुकते थे, जो धुले शहर के अंदर या फिर नज़दीकी गांव में ट्रिप लगाया करते थे। उन्हीं रिक्शा वालों में से एक था संतोष। संतोष उस वक्त लगभग 28 साल का था और उसे उस चौराहे पर रिक्शा चलाते हुए तकरीबन 3 से 4 साल हो चुके थे। उसके पुराने साथी बताते थे कि पहले संतोष काफ़ी अच्छा और मेहनती लड़का था। उसने भाड़े पर से रिक्शा चलाकर 2 साल के भीतर ही खुद की एक नई रिक्शा भी ले ली थी। उसका स्वभाव भी काफ़ी मिलनसार और दोस्ताना था, जिस वजह से वहाँ पर उसके काफ़ी सारे दोस्त बन गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि ज़्यादा दोस्त होने से अच्छा है कि कम दोस्त हो लेकिन अच्छी सलाह देने वाले दोस्त हो, क्योंकि बुरी सलाह देने वाले दोस्तों की वजह से हमारी ज़िंदगी को बुरा बनने में देर नहीं लगती। संतोष के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत में उसके कई सारे अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ समय बाद उसकी कुछ बुरे और लालची लोगों के साथ दोस्ती बढ़ गई। वह लोग भी बाकी रिक्शा वालों की तरह ही उसी चौराहे पर रिक्शा लगाते थे, लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग था। वह कभी भी ईमानदारी से भाड़ा नहीं लेते थे। हालत और लोगों की मजबूरी को देखकर वह ज़्यादा किराया लेते थे। बुजुर्ग व्यक्ति हो, लोगों के साथ छोटे बच्चे हो या अस्पताल जाने वाले मरीज, वैसे मजबूर लोगों को देखकर उनसे ज़्यादा किराया लेते थे। पहले तो उनकी संख्या वहाँ काफ़ी कम थी, लेकिन अपनी बातों से उन्होंने कई सारे रिक्शा वालों को उनको जैसा बना दिया था। वह बाकी रिक्शा वालों को बताने लगे कि अगर तुम ईमानदारी से इस तरह काम करते रहोगे तो ज़िंदगी भर रिक्शा ही चलाते रहोगे। उनकी इस बात का सब रिक्शा वालों पर तो नहीं, लेकिन कई रिक्शा वालों पर प्रभाव होने लगा था, जिसमें संतोष भी था। संतोष के पुराने दोस्तों ने उसे काफ़ी समझाया कि वह बुरे लोगों की संगत में जा रहा है, जिससे उसकी ज़िंदगी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन संतोष को वही पुराने दोस्त अब उसकी ज़िंदगी में उसको रुकावट लग रहे थे। उसे लगने लगा कि वह पुराने दोस्तों के विचारों की वजह से ज़िंदगी में पीछे रह चुका है। जहाँ उसने मेहनत करके एक नई रिक्शा 2 साल में ही ले ली थी, वहीं अगर वो बेईमानी करता तो शायद 2 साल में वो 2 रिक्शा ले लेता। उसके बाद संतोष अपने पुराने दोस्तों को छोड़ नए दोस्तों के ग्रुप में शामिल हो चुका था। अब वह भी वैसा ही लालची और बेईमान हो चुका था। वह भी लोगों की मुसीबत और मजबूरी देखकर ज़्यादा भाड़ा वसूलने लगा था। इस बीच में काफ़ी समय बीत गया। संतोष अब पहले से ज़्यादा कमाने लगा था। अब तो उसकी आंखें सिर्फ मजबूरी और ज़रूरतमंद लोगों को ही ढूंढती थी। अब उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। इंसानियत उसके मन में अब बची ही नहीं थी। और भी ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अब उसने रात को भी रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह चौराहा शहर से काफ़ी दूर था और फिर रात को रिक्शा करना सबकी मजबूरी ही बन जाती है। संतोष और उसके कुछ साथी ही उस चौक में रात को रुकते थे। उन्हें डरा धमकाकर बाकी रिक्शा वालों को वहां से भगा दिया था। अब रात को उस चौक पर उनका ही राज चलता था। कोई और रिक्शा वाला नहीं होने की वजह से अब वो लोग वहां पर मनचाहा भाड़ा वसूलने लगे थे। रात की कमाई दिन की मेहनत से 2 गुनी थी। गुजरते दिनों के साथ संतोष की कमाई तो बढ़ ही गई थी, लेकिन साथ ही उसे कई तरह के नशों की भी आदत लग गई थी। शराब पीना तब उसके लिए आम बात हो गई थी। वह रात को शराब पीकर ही रिक्शा चलाता था। उस रात भी उसने हर रोज की तरह शराब पी रखी थी। शायद से वह पूर्णिमा वाली रात थी, क्योंकि चांद पूरी तरह दिख रहा था। आसमान भी साफ था, जिस वजह से पूरी रोशनी जमीन पर फैली हुई थी। रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे थे और चौराहा पूरी तरह से खामोश था। वहाँ हर रोज एक बस आती थी, जिसका समय तकरीबन 1 बजे का था। तो 12 बजे से 1 बजे का समय उनके लिए खाली ही रहता था। उस समय वह अक्सर जुआ खेलते थे। संतोष भी उनके साथ जुआ खेल रहा था।
और वह हार चुका था, इसलिए साइड में बैठकर बाकी लोगों को खेलता हुआ देख रहा था। तभी उसकी नज़र चौराहे की दूसरी ओर पड़ी, जहाँ एक लड़की उसे खड़ी दिखाई दी। लगता है सवारी है, संतोष ने कहा, जिस पर बाकी लोगों ने उस और एक पल के लिए देखा, लेकिन शायद वह खेल में इतना व्यस्त थे कि उन्हें वहां कोई नहीं दिखा और फिर से वह अपने खेल में व्यस्त हो गए। वैसे भी छोटे मोटे ग्राहक वह करते ही नहीं थे। संतोष हार चुका था और बैठे बैठे बोर हो रहा था, इसलिए उसने खुद से कहा, चलो मैं देख के आता हूँ, तुम खेलो। और फिर उसने रिक्शा निकाली और वह चौराहे की दूसरी ओर जा पहुंचा। जहां पहुंचने पर उसने देखा एक 23-24 साल की खूबसूरत लड़की खड़ी थी। खुले लहराते बाल, गहरी काली आंखें, होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक। उसने हल्के नीले रंग का सूट पहना हुआ था। वह दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि संतोष उसकी ओर आकर्षित हो गया। वह एक जाना पहचाना चेहरा था, जिसे संतोष ने याद करने की कोशिश करते हुए पूछा, कहाँ जाना है मैडम? न्यू प्लॉट एरिया। कितने लोग हैं? मैं अकेली हूँ। उसका जवाब सुन संतोष के दिल में एक अजीब सी खुशी दौड़ उठी। न्यू प्लॉट एरिया शहर से काफी दूर बाहर की ओर सुनसान जगह पर था। वह दूर जाने का अक्सर ज्यादा भाड़ा बताता था, लेकिन वह इस खूबसूरत अकेली लड़की को जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने कहा, मैडम आधी रात हो चुकी है, वहां जाने के लिए बाकी रिक्शा वाले 150 से 200 रुपया लेते हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ 100 रुपये लूंगा। इस बात पर वह लड़की मुस्कुराई और बोली, चलेगा। उसकी मुस्कुराहट देख संतोष और भी ज्यादा पिघल गया और उसने कहा, आइए बैठिए। फिर वह लड़की उसकी रिक्शा में बैठ गई और रिक्शा उस चांद की रोशनी में चल पड़ी। संतोष उस लड़की से बात करके उस पर अपना इंप्रेशन जमाने लगा। उसे लगता था कि वह इतना तो खूबसूरत है कि किसी भी लड़की को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, और नशे में होने के कारण उसकी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ने लगी। मैडम, आप इतनी रात को घर से इतनी दूर? मैं जॉब करती हूँ, आज ऑफिस से लेट हो गया। तो क्या आप हमेशा से ही लेट नाइट जाते हो? हाँ, कुछ महीनों से। वैसे मैं एक बार तुम्हारी रिक्शा में बैठ चुकी हूँ। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि आपका चेहरा कहीं पर तो देखा हुआ लगता है। वैसे मैडम, आपके साथ कौन कौन रहता है? मैं अकेली रहती हूँ, मेरे छोटे बेटे के साथ। वह एक शादीशुदा औरत थी, लेकिन उसकी उम्र की ओर देखते हुए उसे औरत कहना ठीक नहीं था। वह कॉलेज जाने वाली लड़की ही लग रही थी। संतोष ने जब अकेले रहती हूँ यह सुना तो उसके मन में ना जाने क्या सूझा। उसने आगे से कहा, मैडम, अगर अगली बार आपको इतनी ही देर हो जाए तो आप मेरा नंबर ले लीजिए, आप मुझे कॉल कर देना, मैं आपको घर तक छोड़ दिया करूँगा। कुछ देर सोचने के बाद उस लड़की ने कहा, ठीक है, उतरते वक्त नंबर दे देना। उस लड़की से इस जवाब की उम्मीद संतोष को नहीं थी, और यह जवाब सुन उसके मन में ना जाने एक अजीब सा आत्मविश्वास जग गया, जहां उसे लगने लगा कि उसने उस लड़की को अपने जाल में फंसा लिया है। कुछ समय बाद मुख्य सड़क खत्म हो गई और वह कच्चे रास्ते की ओर चल पड़े। यहाँ से न्यू प्लॉट ज़्यादा दूर नहीं था, कुछ 10-15 मिनट का रास्ता था। संतोष अब उसका घर देखने के लिए बेचैन था। उसने आगे के बारे में सोच रखा था कि उसे घर के पास पहुंचने पर वह पानी पीने का बहाना करके उसे घर के अंदर तक आ जाएगा। वह मन ही मन में यह सब सोच के खुश हो रहा था। रास्ते के दोनों तरफ काफ़ी घनी झाड़ियाँ थी, जो चांद की रोशनी को ज़मीन पर आने से रोक रही थी। रास्ता काफ़ी ऊंचा नीचा और कच्चा था, जिस वजह से रिक्शा काफ़ी संभल कर चल रही थी। संतोष को उस रास्ते से चलते हुए अब काफ़ी समय हो चुका था। उस कच्चे रास्ते पर भी कई सारे फाटे थे। बीच बीच में वह लड़की उसे पीछे से आवाज़ देते हुए रास्ता बता रही थी और रिक्शा उसके बताए रास्ते पर चल रही थी। फिर अचानक एक सुनसान जगह पर उस लड़की ने रिक्शा को रोकने के लिए कहा। वहाँ आसपास कोई मकान या घर नहीं था। रास्ते के दोनों तरफ घनी झाड़ियाँ थीं और उन झाड़ियों के बीच से गुजरती एक छोटी पगडंडी थी। आपका घर कहाँ है? यहाँ से थोड़ी दूर पर पैदल जाना पड़ता है, रिक्शा वहाँ नहीं जा सकती। यह मौका देख संतोष ने झट से कहा, अच्छा तो मैं आपको घर तक पैदल छोड़ देता हूँ। ओह हाँ, तुम्हें तो साथ चलना ही पड़ेगा। रात के समय में एक सुनसान जगह पर अकेली नौजवान लड़की ने उसे साथ चलने के लिए कहा तो ना जाने कैसी वहशीपन वाली खुशी संतोष के मन में जागी। उसने रिक्शा बंद कर दी और रिक्शा के अंदर का लाइट चालू कर पीछे की ओर मुड़ते हुए कहना ही चाहता था कि चलिए,
कि उसके शब्द उसके गले में इस तरह अटक गए जैसे उसके प्राण सूख गए हों। रिक्शा के अंदर जो लड़की बैठी हुई थी उसका चेहरा अब खूबसूरत नहीं था। वह लगभग सड़ चुका था। चेहरे पर कुछ जगह मांस था तो कुछ जगह से जबड़े की हड्डियां दिख रही थी। आंखें पूरी तरह सफेद और सूखी हुई थी जो बिना बल के झपकाए संतोष को घूर रही थी। सिर के आधे से ज्यादा बाल झड़ चुके थे और उस जगह की चमड़ी भी बालों के साथ निकल चुकी थी, जिस वजह से खोपड़ी साफ साफ दिखाई दे रही थी। कपड़े कई जगह से फटे हुए थे और सड़ चुके थे। शरीर पर मिट्टी की ऐसी परत थी कि यह समझाना मुश्किल था कि वह मिट्टी है या सड़ा हुआ मांस। वह दृश्य इतना ज्यादा भयानक था और डरावना था कि कोई उसे देखे तो मर ही जाए। और यही हालत संतोष की हुई। उसकी सांस तो मानो अटक सी ही गई। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई जैसे वह फट ही जाएगा। हाथ पैर तो इस तरह कांप रहे थे जैसे उसका उन पर कोई नियंत्रण ना हो। उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसका नशा एक झटके में उतर चुका था। उसने तेजी से आगे की ओर देखा और हड़बड़ाहट में रिक्शा चालू करने लगा। उसके हाथ इस कदर कांप रहे थे कि रिक्शा को वह चाबी भी नहीं लगा पा रहा था। उसने जैसे तैसे तो चाबी लगाई लेकिन रिक्शा शुरू ही नहीं हो रही थी। उसने रिक्शा की किक उठाई और जोर जोर से खींचने लगा ताकि रिक्शा शुरू हो जाए, लेकिन तभी पीछे से उस लड़की ने उसका गला पकड़ लिया। उन हाथों की हड्डियां उसके गले पर चुभने लगी थी। उसकी सांसें दबने लगी थी। संतोष दोनों हाथों से उस औरत या चुड़ैल वह जो भी थी उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उसकी उंगलियां उस औरत के हाथ के मांस के अंदर धंस रही थी। उसने जैसे तैसे अपना गला छुड़वाया और फिर वह तेजी से रिक्शा से बाहर निकलकर सीधा रास्ते की ओर दौड़ने लगा। उसके हाथ और गले पर कुछ चिपचिपा पदार्थ चिपक चुका था। वह गीली मिट्टी थी या मांस उसे नहीं पता, लेकिन वह घृणा से उसे अपने शरीर से दूर फेंकने लगा और जी जान लगाकर दौड़ने लगा। मदद के लिए चिल्लाने लगा। काफी दूर दौड़ने के बाद उसे आगे एक रिक्शा दिखाई दी। वह और तेजी से दौड़ते हुए उस रिक्शा के पास मदद के लिए आया, लेकिन देखा तो क्या, वह उसकी ही रिक्शा थी। वह दौड़ते हुए उसी जगह आ गया था जहां उसने रिक्शा बंद की थी। उसने रिक्शा की पिछली सीट पर डरते हुए देखा, लेकिन वहां पर अब कोई भी नहीं था। यह मौका देख वह रिक्शा में बैठ गया और उसे चालू करने लगा, लेकिन रिक्शा शुरू ही नहीं हो रही थी। उसे भूतों के बारे में कुछ जानकारी थी और उसे अपनी दो बड़ी गलतियों का एहसास हो गया। एक तो उसने औरत या चुड़ैल वह जो भी थी उसे अपनी रिक्शा में बैठने का निमंत्रण दिया, क्योंकि ऐसी ताकतें बिना आपकी अनुमति के आपके वाहन में नहीं चढ़ सकती। और दूसरा कि उसने रिक्शा बंद कर दी थी। वह समझ गया था कि अब उसकी रिक्शा शुरू नहीं होगी, लेकिन फिर भी वह बेमतलब की कोशिश करता रहा कि तभी अचानक उसका डरावना चेहरा उसके सामने आ गया। वह एकदम से डर के मारे उछल गया। उस चांद की रोशनी में उसका चेहरा किसी श्राप से कम नहीं लग रहा था। संतोष रिक्शा से बाहर निकलकर पीछे की ओर भागने लगा। उसने सोचा कि वह बिना रुकते भागता ही रहेगा, कहीं ना कहीं से बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाएगा। लेकिन तभी उसके पैर को किसी ने पकड़ लिया और वह औंधे मुंह जा गिरा। उसकी नाक जमीन से टकरा गई और फट गई, जिससे खून ही खून उसके चेहरे पर फैल गया। वह अपने आप को संभालता कि तभी वह घसीटता हुआ जाने लगा। कोई अदृश्य चीज उसका पैर खींचकर उस पतली सी पगडंडी से उसे ले जा रही थी। उस पथरीले रास्ते से घसीटते वक्त नुकीले पत्थर उसके शरीर को छील रहे थे। उसका शरीर लहूलुहान हो चुका था। वह दर्द से चीख रहा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। उस सन्नाटे वाली रात को संतोष की चीख चीर रही थी। उसे उम्मीद थी कि कोई ना कोई उसकी आवाज सुन लेगा। वह काफी देर तक घसीटता हुआ एक जगह पर जा पहुंचा। उसका पैर अब आजाद था। पैर पर बनी वह अदृश्य पकड़ अब छूट चुकी थी। वह डर के मारे यहां वहां देखने लगा। चारों ओर से पेड़ों से घिरी वह खुली जगह थी जहां पर चांद की प्रखर रोशनी पड़ रही थी। उस चांद की रोशनी में उसे उसके मुंह के सामने ही मिट्टी से बने दो टीले नजर आए, एक लंबा और एक छोटा। जब उसने ध्यान से देखा तो वह टीले असल में तो कब्र थी, जिसे देखकर वह डर के मारे लड़खड़ा कर खड़ा हुआ और उन कब्रों से दूर हो गया। वह पागलों की तरह यहां वहां देखने लगा, उस औरत को तलाशने लगा, लेकिन वहां पूरी तरह से खामोशी थी, सन्नाटा था। उसके साथ क्या हो रहा था उसे समझ नहीं आ रही थी। वह जो भी शक्ति थी
वह उसे यहाँ तक क्यों ले आई? कौन थी वो और क्या चाहती थी उससे? ऐसे सवाल उसके मन में उमड़ रहे थे कि अचानक एक चीख के साथ वह सड़ा गला चेहरा उसके सामने आ गया। उस औरत ने दोनों हाथों से संतोष का सिर पकड़ लिया और उसे दबाने लगी। संतोष चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसके सिर में एकदम से तेज असहनीय दर्द होने लगा, जैसे उसका सिर फट रहा हो। लेकिन साथ ही कई सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने चलने लगे। उसे याद आ गया कि वह औरत कौन थी, उसके साथ क्या हुआ था, उसका संतोष से क्या संबंध था। और कुछ क्षणों बाद उस असहनीय दर्द के साथ ही उसकी आंखें बंद हो गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अगले दिन दोपहर के तकरीबन 1 बजे संतोष को होश आता है। वह अपने आप को हॉस्पिटल में पड़ा हुआ देखता है। उसके बिस्तर के बाजू में ही उसकी माँ सहमी सी बैठी हुई थी और कुछ 1-2 लोग वहां मौजूद थे जिन्हें वह नहीं जानता था। उसे बाद में मालूम हुआ कि वह उसी एरिया के लोग थे जहां संतोष बेहोश हुआ था और उन्होंने ही उसे अस्पताल पहुंचाया था। उसके 1-2 रिक्शा वाले दोस्त भी वहां मौजूद थे। सबने उससे काफी पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वह खामोश था। वह इस तरह से स्तब्ध हो गया था कि वह जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया हो। वह उस लड़की के बारे में सोच रहा था जो कल रात को उसे मिली थी। उसे अब सब याद आ गया था। यह बात लगभग साल भर के ऊपर की थी। बेईमानी से पैसा कमाने का नया नया चस्का उसे लगा था। ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर वह हर तरह के गलत काम करने लगा था, यहां तक कि लूटपाट भी। उस दिन ऐसे ही रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। चौराहा लगभग सुनसान था। कोई प्रवासी नहीं था सिवाय उस लड़की के। उसकी बस लेट हो गई थी और उसे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना था, इसलिए वह संतोष की रिक्शा के पास आई। संतोष उस वक्त शराब के नशे में था। जब उसे ज्यादा भाड़ा बताया तो उस लड़की ने झट से अपनी पर्स से सारे पैसे निकालकर उसे बैठने से पहले ही दे दिए, क्योंकि उसे जल्द से जल्द पहुंचना था। जब उसने पर्स खोला था तब संतोष को उसके पर्स में बहुत सारे पैसे दिखे, जिसे देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई। उस समय वहां पर काफी अंधेरा था, तो वो यह समझ गया था कि उस लड़की ने उसे अच्छे से नहीं देखा होगा। वह कुछ गलत भी कर लेगा तो उसे पहचान नहीं पाएगी। फिर उसने पैसे के लिए उसे अपनी रिक्शा में बिठाया और न्यू प्लॉट एरिया की ओर चल पड़ा। चलती रिक्शा में उसने अपने चेहरे पर रुमाल बांध लिया और एक सुनसान जगह देखकर रिक्शा रोक ली। अचानक एक सुनसान जगह रिक्शा रुकने की वजह से वह लड़की डर गई। क्या हुआ भैया? उसने पूछा। संतोष रिक्शा से बाहर निकल गया। उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा और जोर से खींचकर उसे बाहर निकाला। भैया ये क्या कर रहे हो? वह लड़की कांपते हुए बोली। संतोष ने अपनी जेब से चाकू निकाला और उसे गले से लगा दिया और दूसरे हाथ से उसकी पर्स छीनने लगा। उस लड़की ने भी अपनी पकड़ उस पर्स पर जमा ली और अपना हाथ पीछे खींचने लगी। नहीं भैया प्लीज, मेरे पैसे मत लो। ये पैसे मेरे बच्चे के इलाज के लिए हैं। अरे चल ला इधर, उसने जोर से कहा और पर्स खींचने लगा। वह लड़की गिड़गिड़ाने लगी, मदद के लिए चिल्लाने लगी। वह गिड़गिड़ाते हुए उसे बताने लगी कि उसका बच्चा बीमार है, उसे जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना है और वह पैसे भी उसके इलाज के लिए ही हैं। लेकिन संतोष को उसकी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। जब इतना खींचतान करने के बाद भी वह पर्स उसके कब्जे में नहीं आ रहा था तो उसने जोर से खींचकर 2-3 थप्पड़ उस लड़की को लगा दिए और उसके पेट पर लात मारी। आखिर एक औरत एक मर्द का मुकाबला कब तक कर पाएगी? वह लड़की नीचे गिर पड़ी और दर्द से कहराने लगी। संतोष ने उसकी पर्स खींच ली और रिक्शा में बैठ गया। वह लड़की उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन संतोष ने इतनी बेरहमी से उसे लात मारी थी कि वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फिर भी वह जैसे तैसे खड़ी हुई और गिड़गिड़ाते हुए संतोष से अपने ही पैसों की भीख मांगने लगी। वह बताने लगी कि उसे घर पर कोई नहीं है, उसका बच्चा बीमार है। लेकिन बेरहम संतोष के लिए उसकी तकलीफ, उसकी मुसीबत कोई मायने नहीं थी। उसने रिक्शा शुरू की और तेजी से वहां से भाग गया। उस लड़की ने रिक्शा को पकड़ने की कोशिश की, जिसमें वह जमीन पर गिर गई और उसका सिर फट गया। उसके बाद की सारी घटनाएं भी संतोष के मन के अंदर समा चुकी थी। उस अनजान जगह पर उस काली रात में वह लड़की दर्द से कहरा रही थी, रो रही थी और अपने घर का रास्ता खोज रही थी। वह कहाँ थी, कौन सी एरिया में थी, उसका घर किस ओर था, उसे कुछ भी नहीं मालूम था। रोते रोते जोर जोर से चीख रही थी,
ताकि कोई उसकी आवाज़ सुनकर उसकी मदद के लिए आगे आए, लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं था। उसके सिर की चोट और उसके पेट का दर्द अपने बच्चे की फिक्र में महसूस ही नहीं हो रहा था। उसे बस जैसे तैसे करके अपने घर तक पहुंचना था, लेकिन वह किसी वीरान अनजान जगह पर थी। उसका फोन भी उसी पर्स में था। वह किसी को भी मदद के लिए बुला नहीं सकती थी। रात भर यहाँ वहां भटकने के बाद और की सुबह उसे एक जाना पहचाना रास्ता मिल गया। वह उस रास्ते से दौड़ते हुए अपने घर पहुंची। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि उसका 4 साल का बच्चा सोफे पर सोया हुआ था। उसने उसे छू कर देखा तो उसका शरीर तप रहा था। उसकी दवाइयां वहीं टेबल पर पड़ी थी जिसे उसे रात को अपने बच्चे को पिलाना था। कल रात को पैसे लेने के लिए वह अपने पुराने दफ्तर गई हुई थी। उसने 1 महीने पहले जॉब छोड़ दी थी, लेकिन 3 महीने की उसकी पगार बाकी थी। कई बार फोन करने पर, अपने बच्चे की मेडिकल इमरजेंसी बताने पर कल उसका बॉस पैसे देने को राजी हुआ और उसके लिए उसने उसे रात के 8 बजे बुलाया। उसे लगा कि जाने आने में 2 घंटे लगेंगे, वह 10 तक घर पहुंच जाएगी। उसका बच्चा बीमार था और रात को उसे दवाइयां देनी थी, लेकिन वह जल्दी घर आ जाएगी। इस उम्मीद में उसने आसपास में किसी को भी अपने बच्चे की देखभाल के लिए नहीं कहा था। लेकिन अपने पुराने दफ्तर पहुंचने पर उस पुराने मालिक ने हिसाब किताब करते करते 10 बजा दिए। उसे पैसे के लिए काफी देर यूं ही रुका कर रखा, लेकिन उस लड़की के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसकी मजबूरी थी। रात के करीब 10:30 बजे उस मालिक ने उसे पैसे दे दिए। उसके बाद चौराहे तक आने के लिए उसे कोई वाहन नहीं मिला। वह जैसे तैसे कर रात के 12 बजे चौराहे तक पहुंची। सुबह के 5 बज रहे थे। अपने बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंची। सुबह भी उसे कोई रिक्शा नहीं मिली। अकेली ही उसे लेकर अस्पताल गई। अस्पताल में जब बच्चे को भर्ती कराया तो पता चला कि बुखार उसके दिमाग तक पहुंच गया था और फिर कुछ दिनों के बाद वह बच्चा मर गया। उस औरत की जिंदगी जैसे खत्म ही हो चुकी थी। 3 साल पहले उसका पति गुजर गया था और अब उसका बच्चा। अपने बच्चे को खोने के बाद वह डिप्रेशन में चली गई और कुछ दिनों बाद उसने भी आत्महत्या कर ली। उसने आत्महत्या करने से पहले एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा कि उसे उसी जगह पर दफनाया जाए जहां उसके बच्चे को दफनाया गया है, और फिर मोहल्ले के लोगों ने वैसा ही किया। संतोष ने सारी बातें अपने परिवार को तो नहीं बताई, लेकिन अपने उन रिक्शा वाले दोस्तों को बताई जिनके साथ वह रहता था। फिर वह रिक्शा वाले उसे एक बड़े तांत्रिक बाबा के पास ले गए। उस तांत्रिक ने पूजा पाठ की, उसे कुछ धागे बांध कर दिए और उस इलाके में वापस ना जाने की सलाह दी। लेकिन फिर भी संतोष के दिमाग से वह घटना नहीं जा रही थी। हर रोज रातों को उसे वही सपना आता था, वही कब्र उसे दिखती थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसकी लालच ने 2 जिंदगियां खत्म कर दी थी। वह उस अपराध भाव में हर रोज जीने लगा। वह एकदम से बदल गया था, गुमसुम हो गया था, किसी से भी बात नहीं करता था, घर में ही कोने में बैठा रहता था। सबको लगता था कि उसे मानसिक धक्का लगा है। कुछ दिन गुजरने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद संतोष की लाश मिली। उसने उसी कब्र वाली जगह पर अपने आप को पेड़ से बांधकर फांसी लगा ली थी। यहां उसी कहानी का अंत नहीं होता। दरअसल संतोष को उस लड़की का चोरी किया हुआ पर्स तलाशने पर एक ऐसी चीज मिली जिससे उसकी रूह कांप उठी और उसने ऐसा कदम उठाया। उसे मिली थी कुछ चिट्ठियां जो उसने लगभग 20 साल पहले अपनी पहली प्रेमिका के लिए लिखी थी, जिसका नाम था गौतमी। उस रात 20 साल गुजरने के कारण और अंधेरा होने के कारण वह उसे सही से देख नहीं पाया और उसे पहचान न सका, और उसने ये गलत कदम उठाया। अगले दिन अखबार में खबर छपी कि गौतमी और उसके बेटे चिराग की कब्र के पास मिली संतोष की पेड़ से लटकी हुई लाश। दोस्तों, यहीं खत्म होती है हमारी आज की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और डरावनी कहानियों के साथ।